अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वी स्टडी वर्ल्ड। आज हम MGT 402 का लेक्चर नंबर 16 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम अलजेब्रिक मेथड को देखेंगे, जो कि पिछले टॉपिक के कंटिन्यू पार्ट है। अब सबसे पहले देखते हैं कि अलजेब्रिक मेथड होता है क्या। अब अलजेब्रिक मेथड तब यूज होता है कि जब सर्विस डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को भी सर्विस देते हैं, इसलिए उनका कॉस्ट डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता। हम इक्वेशंस बनाकर एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें अलजेब्रिक इक्वेशंस हमें बनानी पड़ती है। फिर उन इक्वेशंस को यूज करके हमें देखना होता है कि किस डिपार्टमेंट को कितना डिवाइड किया गया है, यानी कितना कॉस्ट एलोकेट किस डिपार्टमेंट को दी गई है। अब यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख के सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसका सोल्यूशन सबसे पहले हमें दिया क्या गया है, इसको देखते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे मशीनिंग डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो 1 लाख दी गई है, फिनिशिंग की 70,000 है, मेंटेनेंस की 40,000 है। इस तरह एयर कंडीशनिंग डिपार्टमेंट की इतनी है। अब यहाँ पे नीचे हमें बताया गया है कि जो सर्विस ले रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट से। अब जो मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है वो एयर कंडीशनिंग डिपार्टमेंट से 5% सर्विसेज ले रहा है। इससे जो एयर कंडीशनिंग का डिपार्टमेंट है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से 25% सर्विसेज दे रहा है। अब इसको हमें निकालना है कि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कुल टोटल सर्विसेज कितनी दे रहा है। तो हमने पहले इक्वेशन बनाई है यहाँ पर, यानी इसका मतलब क्या है कि 40,000 मेंटेनेंस का अपना कॉस्ट है और 5% जो उसकी सर्विसेज है वो एयर कंडीशन की, तो हमने यहाँ पे निकालने। इसको हमने एक्स वेरिएबल से हमने डिनोट किया। इस तरह एयर कंडीशनिंग डिपार्टमेंट का देखें कि क्या होगा। इसकी जो 30,000 इसकी अपनी कॉस्ट है, 25% उसका उसकी जो सर्विस ली है वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट से ली है। अब यहाँ पे इसको हमने वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ पे देखें, एक्स में जो वैल्यू हमने ये पुट की है, हमने वाई की वैल्यू है ना, यहाँ पर देखिए वाई की, तो ये हमने इसके अंदर पुट करके पहले हमने एक्स भी निकाल लिए। फिर एक्स को हमने यहाँ पे वाई के अंदर पुट करके यहाँ पे देखें 25%, 25% ऑफ एक्स लिखा है ना यहाँ पे, तो हमने ये वाई एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करके हमने वाई की निकाल ली है। तो इसलिए आप हमें पता चल गया कि जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जो टोटल कॉस्ट है वो इतनी आई है, और जो दूसरे डिपार्टमेंट एयर कंडीशनिंग डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट इतनी आई है। अब अलजेब्रिक मेथड को आपने याद रखना है, इसके इजी सा कॉन्सेप्ट आपने याद कर लेना कि इसमें क्या होता है। कि सबसे पहले हमारे पास इक्वेशंस बनती हैं, ये वेरिएबल्स यूज होते हैं, फिर सॉल्व करके हम टोटल कॉस्ट निकाली जाती है। इसी को अलजेब्रिक मेथड का बोला जाता है। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है। इसको हम देखते हैं कि ये क्या होता है। अब फैक्ट्री ओवरहेड रेट डायरेक्ट प्रोडक्ट से अटैच नहीं होता, इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्ट्स पे डिवाइड करने के लिए हमें ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट यूज होता है, यानी इसको हम यूज करते हैं। यानी ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमें बताता है कि हर यूनिट या हर जॉब या हर प्रोडक्ट पर कितना ओवरहेड चार्ज होगा। ये हमें कौन बताता है, ये हमें फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट बताता है। इसका फार्मूला आपने याद कर लेना है। फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इज इक्वल टू एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट को हमने डिवाइड करना बेस के ऊपर। अब बेसिस क्या होती है फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए। अब सबसे पहले डायरेक्ट लेबर आवर्स के बारे में, यानी कि वर्कर्स के आवर्स कितने हैं। मशीन आवर्स के बारे में बताया गया है कि नहीं मशीन यूजेज कितना आया है। यूनिट्स प्रोड्यूस बताया गया है कि टोटल यूनिट्स कितने प्रोड्यूस हुए हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। इन सबको हम बेसिस बनाते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट के लिए, कि यानी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, लेबर का एक्सपेंस कितना आया। प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट और क्या होती है, जो डायरेक्ट मटेरियल के साथ और लेबर के साथ इंक्लूड होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है अंडर ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब ये क्या होता है, इसके बाद अपना आंसर हम देखते हैं। कि जब वो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड एक्चुअल ओवरहेड से ज्यादा हो तो इसको ओवर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी ने ज्यादा ओवरहेड चार्ज कर लिया था। यानी कि इसकी एग्जांपल देखते हैं कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड था वो 90,000 था, ठीक है। जो एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड है वो 1 लाख हो गया, तो इसका डिफरेंस 10,000 ओवर एब्जॉर्बेंट यानी फेवरेबल साइन है हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास अंडर एब्जॉर्प्शन रेट होता है। इसमें क्या होता है कि जब एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड हमारे पास लेस देन होता है एक्चुअल ओवरहेड से, मतलब इसका मतलब क्या है, कंपनी ने कम ओवरहेड चार्ज किया था, इसको अंडर एब्जॉर्प्शन रेट बोला जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम के अकाउंटिंग फॉर ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन, यानी इसकी अकाउंटिंग हम कैसे करती है। कि जब कंपनी एस्टिमेटेड ओवरहेड यूज करती है तो ईयर के एंड पर एक्चुअल ओवरहेड और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इक्वल नहीं होते, तो जो डिफरेंस आता है उसको हम अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि डिफरेंस प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट में शो होता है हमारे पास कि कितना डिफरेंस आया है, फिर इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कॉस्टिंग प्रॉफिट या लॉस्ट अकाउंट में। जैसे अगर ओवर एब्जॉर्प्शन रेट है, जिसका मतलब क्या है कि एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा है एक्चुअल ओवरहेड से, तो कंपनी ने प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ओवरहेड चार्ज कर दिया था, इसीलिए हमारे पास ये ओवर एब्जॉर्प्शन रेट कहलाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास इसका ट्रीटमेंट क्या है, हमारे पास कि एक्स्ट्रा अब्जॉर्ब्ड अमाउंट आ गई है हमारे पास।
यानी ये प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है, क्योंकि कंपनी ने ज़्यादा कॉस्ट चार्ज की थी, तो इसलिए हम इसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में बाद में डाल देंगे। अब अंडर एब्जॉर्प्शन रेट क्या होता है कि एक्चुअल ओवरहेड जो होता है वो ग्रेटर होता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड से। इसका मतलब क्या है कि कंपनी ने कम ओवरहेड चार्ज किया था, तो अब इसका भी ट्रीटमेंट क्या है कि इसको भी रिमेनिंग जो ओवरहेड है उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा थी हमारे पास। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना कि कभी कभी डिफरेंस हर मंथ ट्रांसफर नहीं करते, कंपनी उसको ईयर एंड तक कैरी फॉरवर्ड करती है, फिर नेट ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन कैलकुलेट होती है हमारे पास। ऐसा हम क्यों करते हैं कि क्योंकि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एस्टिमेटेड फिगर्स पर बेस्ड होता है, लेकिन जो एक्चुअल ओवरहेड है ना और एक्चुअल एक्टिविटी डिफरेंट हो सकती है, इसलिए हमने इनको सब चीज़ों को ध्यान से रखकर तो ये सब हमने कैलकुलेट करना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएंस। अब वेरिएंस क्या होता है इसको हम देखते हैं। अब वेरिएंस का मतलब होता है कि एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड और अप्लाइड यानी एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड के दरमियान का डिफरेंस, जिसको हम वेरिएंस बोलते हैं। अगर एक्चुअल ओवरहेड ज्यादा हो और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कम हो तो इसे अंडर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कहते हैं, जो अनफेवरेबल होता है क्योंकि कंपनी की एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा आ गई है। और अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड ज्यादा हो और एक्चुअल ओवरहेड कम हो तो इसको ओवर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड बोलते हैं। कहते हैं कि जो फेवरेबल साइन होता है क्योंकि प्रोडक्शन पे ज्यादा ओवरहेड रिकवर हो गया है। अब वेरिएंस के कुछ मेन काजेस हमें बताएंगे, इसको हम देखेंगे इसकी मेन वजूहत क्या हैं कि कंपनी के जिस कैपेसिटी लेवल पर ओवरहेड रेट एस्टिमेट की थी एक्चुअल प्रोडक्शन से उससे डिफरेंट निकली है, तो ये हमने कुछ इन चार्जेस की वजह से हम वेरिएंस को हम निकालते हैं कि एक्चुअल ओवरहेड एक्सपेंसेस बजटेड ओवरहेड से ज्यादा है, ज्यादा या कम हो जाए। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इनडायरेक्ट लेबर या मेंटेनेंस कॉस्ट का इंक्रीज या डिक्रीज होना, ये सब वजूहत है वेरिएंस की मेन काजेस की। अब सिंपल वर्ड्स में वेरिएंस में बताता है कि एस्टिमेटेड ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड में कितना डिफरेंस आया, और ये डिफरेंस प्रोडक्शन लेवल या एक्चुअल एक्सपेंसेस चेंज होने की वजह से होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास कैपेसिटी वॉल्यूम, कैपेसिटी बाय वॉल्यूम वेरिएंस है हमारे पास। इसको हम देखेंगे कैपेसिटी या, ये दोनों इसके नाम है। कैपेसिटी या वॉल्यूम वेरिएंस तब होती है जब एक्चुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी बजटेड कैपेसिटी से डिफरेंट हो। अगर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड से ज्यादा हो तो वेरिएंस फेवरेबल होती है क्योंकि प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड से ज्यादा हुई है। और अगर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड से कम हो तो वेरिएंस अनफेवरेबल होती है क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी कम यूज हुई है। अगर ये प्लस में होती है फेवरेबल, अगर माइनस में होती है अनफेवरेबल। इसका फार्मूला यहाँ बताया गया है। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है बजटेड वेरिएंस। अब ये क्या होता है कि दूसरी तरफ बजटेड वेरिएंस एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट और बजट ओवरहेड कॉस्ट के डिफरेंस को शो करती है। अगर एक्चुअल ओवरहेड बजटेड ओवरहेड से ज्यादा हो तो क्या होता है हमारे पास अनफेवरेबल वेरिएंस होती है क्योंकि कंपनी ने ज्यादा खर्चा किया था। अगर एक्चुअल ओवरहेड कम हो तो फेवरेबल वेरिएंस होती है क्योंकि कंपनी ने कॉस्ट सेव की है। अब बजट वेरिएंस, जो बजट वेरिएंस है वो हमारे पास फिक्स ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड ये दोनों की वजह से हो सकती है, और इससे मैनेजमेंट को कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। यदि मैनेजमेंट का काम होता है कि कॉस्ट को कंट्रोल करना, यहाँ पे लिखा भी है कि बजट वेरिएंस मे बी ड्यू टू फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड आइटम्स और इट मे बी ड्यू टू वेरिएबल आइटम्स और दी बोथ, यानी फिक्स की वजह से भी हो सकती है और वेरिएबल की वजह से भी हो सकती है। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल सोल्व है, इसको हम देखते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर हमें बताया गया। इसको कैसे निकालते हैं कि हमने फिक्स्ड ओवरहेड रेट को प्लस करना वेरिएबल ओवरहेड रेट के साथ, तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। अब फिक्स रेट हमने कैसे निकाला, या मैंने आपकी आसानी के लिए फार्मूला साथ लिख लिया, इसको आप देख लीजिएगा। वीडियो की लेंथ लंबी और एक लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी है। अब यहाँ पे देखिए कि फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड रेट है, यहाँ पे यानी फिक्स्ड ओवरहेड को बजट ओवरहेड लेबर ओवर से हमें डिवाइड करना है, तो हमारे पास ये आ गया। दिस फॉर डायरेक्ट लेबर, और हमारे पास आ गया इस तरह वेरिएबल रेट हमने इस तरह निकाला है। और जो फैक्ट्री एब्जॉर्प्शन रेट है ये जो हमने निकाला वो फिक्स रेट और वेरिएबल रेट दोनों को ऐड करके निकाला है। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्चुअल कॉस्ट है, यानी इसके फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड हमारे पास कितनी कॉस्ट हमें दी गई, इसका सोल्यूशन हम देखते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम वेरिएंस हमने निकालना है, तो वॉल्यूम वेरिएंस के पहले हमें अब हमारे पास अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड होना चाहिए। अब अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड होता है, हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल लेबर आवर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड रेट के साथ, तो हमारे पास अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड आ जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को हम प्लस करते हैं एक्चुअल आवर्स के साथ और वेरिएबल रेट के साथ प्लस मल्टीप्लाई करते हैं, और उसमें फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, आ जाएगा। अब वॉल्यूम वेरिएंस हमने कैसे निकाला है, अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड को एस्टिमेटेड में से एस्टिमेटेड फॉर एफ फैक्ट्री ओवरहेड को हमने माइनस करना, तो हमारे पास वॉल्यूम वेरिएंस आ जाता है।
ये एज द वेरिएंस इज पॉजिटिव सो इट इज अ फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस, क्योंकि पॉजिटिव आया तो हमारे पास जो आंसर हमारे पास पॉजिटिव आया तो इसलिए फेवरेबल वॉल्यूम वेरिएंस है। इस तरह हम बजटेड वेरिएंस हमने निकाला है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड को में से एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड को हम माइनस करते हैं। जब भी हमारे पास पॉजिटिव आंसर आया तो ये भी फेवरेबल बजटेड वेरिएंस है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये भी एक एग्जाम्पल है, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो सब दिए गए उसको आप रीड कीजिएगा। अब हमारे पास एब्जॉर्प्शन ओवरहेड हम कैसे निकालते हैं कि एब्जॉर्प्शन रेट को डायरेक्ट लेबर ओवर से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 7000 हमारे पास क्या है, प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आ गया। अब हमने इसमें ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन रेट निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड को एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड से माइनस करेंगे। अंडर ओवर के लिए मैंने आपको पीछे बताया है, उसको यहाँ पे यूज कीजिएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, इसको भी देखिएगा। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर है, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास क्या होती है, इसको हम देखते हैं। ये वो कॉस्ट होती हैं जो प्रोडक्ट बनाने पर डायरेक्टली नहीं लगती हैं, बल्कि बिजनेस को मैनेज और सेल और इम्प्रूव करने के लिए होती हैं, जैसे नाम से ही जाहिर है। इसकी वन लाइन डेफिनेशन भी यानी साथ यहाँ पे साथ ली, उसके बाद आप लोग खुद से रीड कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है मार्केटिंग कॉस्ट। अब ये कॉस्ट क्या होती है, अब मार्केटिंग कॉस्ट इसमें सेलिंग, एडवर्टाइजमेंट, डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे आते हैं। कंपनी इन कॉस्ट को एनालाइज करती है ताकि सेल्स और एक्सपेंसेस कंट्रोल हो सके हमारे पास, इनको हम मार्केटिंग कोर्स में इंक्लूड करते हैं। इसकी वन लाइन डेफिनेशन भी देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है। अब जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि ये ऑफिस मैनेजमेंट के खर्चे होते हैं, जैसे मैनेजर्स की सैलरीज, अकाउंटिंग और सेक्रेटरियल सर्विसेज वगैरह। नाम से जाहिर है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आर कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग एंड ऑपरेटिंग बिजनेस ऑफिस फंक्शंस, यानी वो कॉस्ट होती हैं जो बिजनेस ऑफिस फंक्शंस को देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है। इनको हम देखते हैं कि क्या होता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोर्स क्या होती है कि रिसर्च कोर्स नए आइडियाज और प्रोडक्ट्स ढूंढने के लिए होती है, जबकि डेवलपमेंट कोर्स उन आइडियाज को प्रैक्टिकल प्रोडक्ट बनाने पर लगती है। इसकी वन लाइन डेफिनेशन भी साथ लिखी हुई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास एट्रीब्यूटिंग नॉन प्रोडक्शन कोर्स टू आउटपुट। अब इसमें क्या होता है कि कंपनी कभी कभी मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को भी प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड करती है। क्यों करती है, ताकि प्राइसिंग और प्रॉफिट का एक्यूरेट आइडिया मिल सके, हमें पता चल सके कि प्राइस हमारे पास कितनी आई, प्राइसिंग क्या हमें रखनी चाहिए और प्रॉफिट हमारे पास कितना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ कंपनीज क्या करती हैं, तो जो मार्केटिंग और मार्केटिंग जनरल मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट वगैरह में सारी कॉस्ट आई हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन की कॉस्ट है उनको भी प्रोडक्ट कॉस्ट में इंक्लूड कर देती हैं। अब IAS 2 के मुताबिक क्या होता है कि स्टॉक वैल्यूएशन में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड होती है, नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड नहीं की जाती IAS 2 के मुताबिक। लेकिन हम क्या करते हैं कि कुछ कंपनीज क्या करती हैं, इसको इंक्लूड करती हैं। क्यों करती हैं, ताकि हमारे पास पॉलिसी डिस्कशन हमने करनी होती है मैनेजमेंट अकाउंट्स के मुताबिक, अकाउंटेंट्स के मुताबिक, वो सही से हम उसको कर सके, प्राइसिंग क्या करनी चाहिए वो भी हम कर सके। इसका पूरा कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं तो ये कॉस्ट डायरेक्ट प्रोडक्ट पर डिवाइड नहीं होती, बल्कि जिस पीरियड में होती है ना उसी पीरियड का एक्सपेंस मान ली जाती है। यानी IAS 2 के मुताबिक स्टॉक वैल्यूएशन में सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्लूड होती हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च कॉस्ट, स्टॉक वैल्यूएशन में जो स्टॉक हमने वैल्यूएशन करनी होती है उसमें ये सारी इंक्लूड नहीं होती। कौन सी मार्केटिंग और एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह ये इंक्लूड नहीं होती, ये IAS 2 का एक रूल है इसके मुताबिक। लेकिन मैनेजमेंट प्राइसिंग डिसीजन के लिए क्या करती है कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को भी कंसिडर करती है, क्योंकि क्योंकि ये कंपनी की टोटल कॉस्ट पर इफेक्ट तो डालती है ना कंपनी की टोटल कॉस्ट के ऊपर, इसलिए वो उनको भी इंक्लूड करती है। इसलिए कई कंपनीज नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड को प्रोडक्शन कॉस्ट का परसेंटेज बनाकर प्रोडक्ट्स पर एब्जॉर्ब करती हैं। अब इसका दूसरा मेथड ये भी होता है कि इसमें दूसरा मेथड ये है कि इसमें इन कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट के ट्रीट किया जाए और जिस पीरियड में ये इंक्योर हो उसी पीरियड का एक्सपेंस मान लिया जाए। ठीक है, ये हमारे पास इसका सेकंड स्टेप है, यहाँ पे लिखा भी गया हुआ है कि द अल्टरनेटिव टू दिस इज टू ट्रीट नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स एज पीरियड कॉस्ट एंड राइट देम ऑफ इन फुल as an expense of the period in which they are incurred with no absorption in the units produced in the period। तो इसका सेकंड मेथड है। अब इसको आपने ध्यान से पूरे कॉन्सेप्ट को एक से दो बार लेक्चर सुनिएगा तो आपको समझ आ जाएगी, इजी कॉन्सेप्ट हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसको एक बार देखिएगा और प्रॉब्लम क्वेश्चन को भी सॉल्व कीजिएगा खुद से। ये सारे हम पीछे फॉर्मुलास पढ़ के आए हैं, आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपके लिए पेपर में भी आसानी होगी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर को हम कल डिस्कस करेंगे। टिल देन गाइस, अल्लाह हाफिज। अगर मेरे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।